स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ऑपरेशन फ्लड। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 13 जनवरी 1970 इंडिया के लिए एक लैंडमार्क डे था। ये वो दिन था जब इंडिया में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB ने दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। इस प्रोग्राम ने इंडिया को एक मिल्क डेफिशिएंट नेशन से दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1998 में यानी लगभग 30 साल के अंदर इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया। 2018 तक ग्लोबल स्केल पर इंडिया का मिल्क आउटपुट लगभग 22% था। इंडिया के बाद हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स हैं US, चाइना, पाकिस्तान और ब्राजील। दोस्तों, सिर्फ 30 सालों में इस प्रोग्राम के कारण इंडिया में पर पर्सन मिल्क की अवेलेबिलिटी दुगनी हो गई। यही नहीं, इस प्रोग्राम ने डेयरी फार्मिंग को इंडिया का लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट जनरेटर भी बना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड आगे चलकर व्हाइट रेवोल्यूशन का कारण बना। आज की इस कहानी में हम आपको ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि किस तरह इस प्रोग्राम ने इंडिया को ग्लोबल स्केल पर कंपेटिटिव बनाया। सबसे पहले जानते हैं क्या था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ऑपरेशन फ्लड एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए रास्ता बनाया। इस प्रोग्राम के तहत एक नेशनल मिल्क ग्रिड को तैयार किया गया, जिसमें इंडिया के मिल्क प्रोड्यूसर्स को 700 से भी अधिक टाउन्स और सिटीज में कंज्यूमर से डायरेक्ट लिंक किया गया। यह ऑपरेशन एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसे NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इनिशिएट किया था। इस प्रोग्राम में यह भी इंश्योर किया गया कि मिल्क प्रोड्यूसर्स के पास प्रॉफिट्स का मेजर शेयर पहुंचे। ऐसा करने के लिए मिडलमैन यानी बिचौलियों को एलिमिनेट किया गया। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की फाउंडेशन यानी नींव हैं विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। इन कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन एक विलेज के सभी मिल्क प्रोड्यूसर्स को साथ लेकर किया जाता है, जहां हर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का मेंबर कहलाता है। इसका मेंबर बनने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का कम से कम एक शेयर परचेस करना होता है और एक एंट्रेंस फी भी पे करनी होती है। खैर, इन कोऑपरेटिव्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिल्क प्रोक्योर करना। इसके अलावा कोऑपरेटिव के मेंबर्स को मॉडर्न मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाने के साथ ही इंप्लीमेंट करना भी उनका एक ऑब्जेक्टिव है। और फाइनली, प्रोडक्शन के लिए जरूरी इनपुट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना भी कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करके कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन में शार्प इंक्रीज देखने को मिला। इस ऑपरेशन को मेजर पुश मिला गुजरात के अमूल कोऑपरेटिव से, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। अमूल ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैटर्न को मेन स्ट्रीम बनाया और इसी कारण इंडिया में ऑपरेशन फ्लड सक्सेसफुल हो पाया। दोस्तों, इस ऑपरेशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। यह मॉडल उन्हीं के द्वारा सुझाया गया था और इसी कारण आज उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1965 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा उन्हें NDDB का चेयरमैन बनाया गया। NDDB का गठन इसी वर्ष किया गया था और डॉक्टर कुरियन इसके पहले चेयरमैन बने। उन्होंने ही इस प्रोग्राम को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशन फ्लड के ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, मिल्क प्रोडक्शन को कई गुना इंक्रीज करना ताकि सप्लाई साइड को रोबस्ट बनाया जाए। दूसरा, रूरल पॉपुलेशन की इनकम को इंक्रीज करना ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन को एक वायबल बिजनेस ऑप्शन की तरह देख सकें और फार्म्स पर डिपेंडेंस कम हो। और तीसरा, कंज्यूमर्स को उचित दाम यानी फेयर प्राइसेस पर मिल्क प्रोवाइड कराना ताकि डिमांड साइड रोबस्ट हो और मिल्क की डिमांड बढ़े। इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस रेवोल्यूशन ने ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की मैल प्रैक्टिसेस को कम करने का काम किया। ऑपरेशन फ्लड के पहले ये मर्चेंट्स और ट्रेडर्स मिल्क प्रोड्यूसर्स से चीप रेट्स में मिल्क खरीदते थे और उनको हाई प्राइसेस में कंज्यूमर्स तक पहुंचाते थे।
यानी एक तरह से मार्केट प्राइसेस को ये मिडलमैन ही कंट्रोल किया करते थे, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स को फेयर प्राइस नहीं मिलता था और कंज्यूमर्स के सामने हाई प्राइसेस और प्राइस फ्लक्चुएशन जैसी समस्याएं होती थीं। हाई प्राइसेस से मिल्क एक लग्जरी बन जाती थी और गरीब इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऑपरेशन फ्लड ने इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया, जहां कोऑपरेटिव्स ही अब प्रोक्योरमेंट से लेकर मार्केटिंग तक का काम संभालने लगी। और इसी के चलते इस रेवोल्यूशन ने पॉवर्टी कम करने में भी हेल्प की, जो इसका अगला सिग्निफिकेंस था। ऑपरेशन फ्लड ने इंडिया को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनाया और रूरल इकोनॉमी में फार्म्स पर डिपेंडेंस को कम करते हुए लोगों के सामने एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस पेश किया। दूसरा सिग्निफिकेंस ये था कि इस प्रोग्राम ने डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने का काम किया। यही नहीं, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मिल्क प्रोड्यूसर्स के रिसोर्सेज का कंट्रोल उनके खुद के पास था, यानी उनके पर्सनल डेवलपमेंट की कमान उनके ही हाथों में सौंप दी गई थी। वो जिस तरह चाहते थे उस डायरेक्शन में अपनी सक्सेस को ले जा सकते थे। तीसरा, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस प्रोग्राम ने एक नेशनल मिल्क ग्रिड का फॉर्मेशन किया, जिसमें 700 से भी अधिक टाउन्स और सिटीज को जोड़ा गया और एक रोबस्ट सप्लाई चेन का फॉर्मेशन हुआ, जिसका स्केल नेशनल था। चौथा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये था कि इस रेवोल्यूशन के बाद मिल्क का रीजनल और सीजनल प्राइस वेरिएशन कम हो गया, यानी मिल्क के प्राइसेस सभी स्टेट्स और सभी सीजन्स में लगभग सेम ही रहने लगे। पांचवा और सबसे बड़ा असर इस रेवोल्यूशन का ये हुआ कि रूरल पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ और रूरल इकोनॉमी प्रोग्रेस की ओर अग्रसर हो गई। इसका एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन यह भी था कि विलेज सोसाइटी में इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे वो लोग जो शहर की ओर माइग्रेट कर जाते थे, उन्हें विलेज में ही एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ये तो बात हुई ऑपरेशन फ्लड के ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं और इसके फेजेस की चर्चा करते हैं। फेजेस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड को 3 फेजेस में लॉन्च किया गया था। क्या थे ये 3 फेजेस? आइए एक एक करके जानते हैं। फेज 1। दोस्तों, फर्स्ट फेज 1970 में शुरू हुआ और 10 साल तक यानी 1980 तक चला। इस फेज में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के अंतर्गत यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC ने स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल को डोनेट किया। इसी की सेल से इस फेज को फाइनेंस किया गया। इस फेज में भी कई एम्स सेट किए गए थे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट एम था मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करना ताकि मिल्क की डिमांड इंप्रूव हो। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स का मार्केट शेयर इंक्रीज करना और डेयरी एनिमल्स का डेवलपमेंट, दोनों पर ही इस फेज में फोकस किया गया। इसके बाद आया फेज 2। दोस्तों, ये फेज लगभग 5 साल यानी 1981 से 1985 तक चला। इस फेज के दौरान मिल्क शेड्स का नंबर 18 से बढ़कर 136 पहुंच गया। मिल्क आउटलेट्स अब लगभग 290 अर्बन मार्केट्स तक पहुंच गए। आपको सुनने में आश्चर्य होगा कि लगभग 42 लाख से अधिक मिल्क प्रोड्यूसर्स और करीब 43,000 विलेजेस अब इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके थे। डोमेस्टिक मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन 1980 में 22,000 टन से बढ़कर 1989 तक 1,40,000 टन पहुंच गया। ये सभी अचीवमेंट्स ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत शुरू की गई डेयरीज के कारण ही हासिल हुए। दोस्तों, इस ऑपरेशन का आखिरी फेज यानी फेज 3 1985 से 1996 तक यानी करीब 10 साल चला। इस फेज ने डेयरी कोऑपरेटिव्स को एक्सपैंड करने का रास्ता दिखाया। इसके अलावा इस फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया गया, जिसके चलते प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग इजी हो सके। इस फेज में एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन पर एम्फेसिस भी बढ़ाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर थेलीरियोसिस जैसी वैक्सीन्स और प्रॉपर डाइट्स को भी डेवलप किया गया, जिससे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के डिफरेंट फेजेस की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशन फ्लड के अचीवमेंट्स और कुछ कोऑपरेटिव्स के बारे में जो अमूल की तर्ज पर खुले और आज इंडिया की सक्सेस स्टोरी में अपना योगदान दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इंडिया में ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ। 1970 में इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन करीब 20 मिलियन टन्स था। सिर्फ 30 सालों में यानी 2001 तक ये प्रोडक्शन 4 गुना बढ़कर लगभग 85 मिलियन टन्स पहुंच गया
और आज यानी 2020 में ये प्रोडक्शन 210 मिलियन टन है। दुनिया का ऑलमोस्ट 22% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। खैर, इंडियन स्टेट्स में टॉप प्रोड्यूसर्स हैं यूपी 16%, राजस्थान 12%, एमपी 8.5%, आंध्र प्रदेश 8% और गुजरात 7.7%। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन हर साल 6% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रास्ते शुरू होने वाले इस मिशन की शुरुआत भले ही अमूल गुजरात से हुई, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। इस मॉडल से इंस्पायर होकर हर स्टेट में हजारों कोऑपरेटिव्स खुलने लगे। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन 1970 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स आनंद, गुजरात में है। एनसीडीएफआई के 19 रेगुलर मेंबर्स हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। इंडिया के डेयरी कोऑपरेटिव्स के स्ट्रक्चर में एनसीडीएफआई एपेक्स बॉडी है। इसके बाद 27 स्टेट मिल्क फेडरेशंस हैं, 223 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस हैं, जिसके अंडर में 1.96 लाख विलेज मिल्क सोसाइटीज और 172 लाख फार्मर्स जुड़े हुए हैं। अमूल के अलावा कुछ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स की बात करें तो इसमें लुधियाना, पंजाब का वेरका मिल्क प्लांट है। इसकी एक सब्सिडियरी तो कनाडा में भी सेटअप की गई है, जो इसकी सक्सेस को बयां करती है। इसके अलावा यूपी की प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जिसका ब्रांड नेम पराग है, वो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में काफी सक्सेसफुल नाम है। इस फेडरेशन की व्हाइट रेवोल्यूशन में अहम भूमिका रही। अमूल के बाद सेकंड लार्जेस्ट मिल्क फेडरेशन है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जिसके मिल्क का ब्रांड नेम है नंदिनी। इसी तरह बिहार की सुधा, हरियाणा की वीटा, केरला की मिल्मा सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस ऑपरेशन फ्लड की सक्सेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन दोस्तों, इस कहानी में हमने इंडिया के एक लैंडमार्क ऑपरेशन यानी ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात की। यह ऑपरेशन 30 साल के अंदर एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। यह ऑपरेशन उन गिने चुने प्रोग्राम्स में से एक था जिसने इंडिया को एक ग्लोबल फुटप्रिंट दिया। व्हाइट रेवोल्यूशन के एंड में इंडिया में लगभग 74,000 डेयरी कोऑपरेटिव्स शुरू हुए। इन कोऑपरेटिव्स से करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स जुड़े। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इंडिया के टोटल मिल्क प्रोडक्शन का सिर्फ 20% ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कोऑपरेटिव्स या प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है। यानी 80% प्रोड्यूसर्स अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इन्हें जल्दी ही इस रेवोल्यूशन के दायरे में लाना जरूरी है ताकि वो भी इसके बेनिफिट से जुड़ सकें। इसके बावजूद दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की सक्सेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह प्रोग्राम हजारों इंडियन विलेजर्स की प्रॉस्पेरिटी का कारण बना। अब जरूरत है तो इसको लगातार एक्सपैंड करने की। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।